नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, लेकिन उससे पहले नजरें इस हफ्ते की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में कितने फीसदी लोग करते हैं औषधीय पौधे का उपयोग, देखें सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट। आईआईटी कानपुर में बने उत्पादों की जबरदस्त डिमांड, पीएम भी पहनते हैं यहाँ का मास्क। यूपी के कोविड अस्पतालों में डिस्प्ले बोर्ड पर दी जाएगी खाली बेड की संख्या, जानिए कैसी है स्थिति। 32 सीढ़ियां चढ़कर होंगे रामलला के दर्शन, जानिए कहां तक पहुंचा निर्माण कार्य। सोने से चमकेगी बाबा विश्वनाथ दरबार में गर्भगृह, मढ़े जाएंगे सोने के पत्थर। और अब खबरें विस्तार से। औषधीय पौधे भारत में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। कोरोना काल में इनका प्रयोग तेजी से बढ़ा, लेकिन कितने लोग औषधीय पौधे का उपयोग रोजाना कर रहे हैं, ये देखने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर अमृतेश चंद्र शुक्ल ने अपनी टीम के साथ ऑनलाइन सर्वे शुरू किया, जो कि 30 जून तक चलने वाला है। लखनऊ विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर अमितेश चंद्र शुक्ला बताते हैं कि भारत में 70% आबादी गैर एलोपैथिक पद्धति का उपयोग करती है। इसमें आयुर्वेदिक, योग, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा शामिल है। कोविड की तीसरी लहर आने के बाद औषधीय पौधे के बारे में जनता की धारणा जानने के लिए ये सर्वे किया जा रहा है। इसके लिए प्रश्न भी बनाए गए हैं, जिसमें पूछा गया है कोविड-19 का मुकाबला करने में औषधीय पौधों से मदद मिली या नहीं, कौन सा पौधा औषधीय रूप में अधिक लाभदायक रहा। इस प्रश्नावली को गूगल फॉर्म के माध्यम से जारी किया गया है। 30 जून के बाद इन प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ज्यादा जानकारी हासिल करने पर पता चला कि साल 2020 में कोविड की पहली लहर आने के बाद औषधीय पौधों पर ऑनलाइन सर्वे किया था, जिसके नतीजे काफी अच्छे थे। सर्वे में शामिल 72% प्रतिभागियों ने बताया कि वो दैनिक जीवन में औषधीय पौधे का उपयोग करते हैं। कुल आंकड़ों में 81% ने कहा कि कोविड-19 रोग को रोकने के लिए वह इसका प्रयोग करते हैं। 76.7% लोग अदरक, 75.4% लोग तुलसी, 69.8% लोग हल्दी, तो वहीं 58.2% लोग काली मिर्च का उपयोग करते हैं। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। आईआईटी की इनक्यूबेटेड कंपनी में तैयार वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट, कंसंट्रेटर और मास्क की पूरे देश में जबरदस्त मांग है। 3000 से ज्यादा वेंटिलेटर अब तक विभिन्न अस्पताल खरीद चुके हैं। पीएम केयर की ओर से मांगे गए 5000 कंसंट्रेटर में से 2000 की आपूर्ति हो चुकी है। नैनो टेक्नोलॉजी पर बने विशेष स्वासा मास्क को प्रधानमंत्री भी पहन चुके हैं। कई लाख स्वासा मास्क की बिक्री हो चुकी है। क्या है इसकी खासियत, आइए जानते हैं। ये मास्क बाजार में मौजूद अन्य मास्क से पूरी तरह अलग है। इस मास्क को स्वासा मास्क नाम दिया गया है। इसकी विजिबिलिटी, फिल्टरेशन और क्षमता अन्य मास्कों की तुलना में बेहतर है। इस मास्क से बैक्टीरिया और वायरस के हमले से आप सुरक्षित रह सकते हैं। पाटिल ने बताया कि ये मास्क पहला मास्क है जो नीलसन द्वारा सर्टिफाइड है। उन्होंने बताया कि ये मास्क PM 0.3 और PM 2.5 के हिसाब से बनाए गए हैं। मौजूदा समय में इस मास्क को वॉशेबल बनाए जाने पर काम चल रहा है। इसका फायदा ये होगा कि इस मास्क को दोबारा प्रयोग किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास के समय इसे पहना था। संसद में सभी सदस्य इसे पहनते हैं। ये मास्क बैक्टीरिया व वायरस को मारने की क्षमता भी रखता है। वहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1 मिनट में 10 लीटर ऑक्सीजन तैयार करता है। इसके उत्पादन के लिए अब कंपनी ने बिठूर के नारा मऊ और अहमदाबाद गुजरात में प्लांट तैयार किया है। अब तक 3000 वेंटिलेटर विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध कराए गए हैं। इसकी कीमत 3.5 से 4 लाख रुपए आती है। यही नहीं, एक्वाफ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की ओर से विभिन्न ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए गए हैं। कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नूह, फरीदाबाद, भोपाल, मैसूर, हसन, कौशाम्बी में प्लांट लगाया जा चुका है। ये 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन तैयार करते हैं। नया प्लांट अंबाला में लगने जा रहा है। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोविड अस्पताल में मरीजों के दाखिले के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार के नए आदेश के तहत कोरोना अस्पतालों को डिस्प्ले बोर्ड पर सुबह 8 बजे से और शाम 4 बजे खाली बेड की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। वहीं ये जानकारी इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर के पोर्टल पर भी उपलब्ध करानी होगी। राज्य सरकार ने व्यवस्था शुरू की है ताकि निजी अस्पताल खाली बेड न होने का बहाना न बना सके और कोरोना मरीज को इधर उधर न दौड़ना पड़े।
जानकारी के मुताबिक प्रदेश में स्थापित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर की मदद से सरकारी अस्पतालों, सरकारी मेडिकल कॉलेजों और निजी मेडिकल कॉलेजों में 70% बेड आवंटित किए जाएंगे, जबकि बाकी बचे 30% बेड मरीजों को भर्ती करने के लिए अस्पताल इमरजेंसी के लिए छोड़ दिया जाएगा। वहीं निजी कोविड अस्पतालों में मरीज अपनी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाकर खुद ही भर्ती हो सकेंगे और यहाँ केवल 10% बेड एकीकृत कोविड कमांड सेंटर द्वारा आवंटित किए जाएंगे। सभी अस्पतालों के लिए एकीकृत कोविड कमांड सेंटर के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा जारी भर्ती पर्चे का पालन करना जरूरी होगा और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो फिर उसके खिलाफ यूपी महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्या है महामारी अधिनियम, आइए जानते हैं। 1897 में अंग्रेजों के समय बनाया गया था। इसके तहत स्थानीय अधिकारियों को महामारी की रोकथाम के कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। ये कानून भारत के सबसे छोटे कानूनों में से एक है। इस कानून के सिर्फ 4 सेक्शन बनाए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सभी कोरोना संक्रमित मरीजों को एकीकृत कोविड कमांड सेंटर द्वारा पहले फोन किया जाएगा। उनकी सेहत की स्थिति को देखते हुए उन्हें होम आइसोलेशन यानी इलाज के लिए घर पर रहने या अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी जाएगी। ऐसे मरीज जो निजी अस्पताल में भर्ती होना चाहते हैं वह सीधे ऐसा कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर की मदद से भर्ती सभी मरीजों को 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा जिला प्रशासन प्रत्येक कोविड अस्पताल में नोडल अधिकारी तैनात करेगा। इसमें कोविड प्रोटोकॉल सहित अन्य नियमों को सख्ती से पालन किया जाएगा। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए लेवल ए से लेवल 3 तक कुल 428 अस्पतालों में अब तक 42,383 बेड की व्यवस्था की जा चुकी है। राज्य में अभी कुल 71,022 कोरोना के सक्रिय मामले हैं, जबकि इन अस्पतालों में महज 700 मरीज ही भर्ती हैं। फिलहाल राज्य सरकार अस्पतालों में नए बेड बढ़ाने की योजना की तैयारी कर रही है। और अब बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। राम मंदिर के बनने का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे जुड़ी नई जानकारी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि राम मंदिर का गर्भगृह 10.50 मीटर लंबा होगा। इस दौरान गर्भगृह में रामलला की चल मूर्ति स्थापित की जाएगी। ऐसे में 32 सीढ़ियां चढ़कर रामलला के दर्शन होंगे। वहीं पूर्व दिशा में एंट्री गेट होगा। चंपत राय ने बताया कि अभी राम मंदिर की नींव का काम चल रहा है। वहीं नींव के ऊपर राफ्ट ढलाई का काम चल रहा है। ऐसे में बीते 2 शिफ्टों में 24 घंटे लगातार काम जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक राफ्ट की ढलाई का काम रात में ही किया जा रहा है, क्योंकि राफ्ट की परत को सुखाने के लिए रात का तापमान ठीक होता है। वहीं इसके साथ ही 40 इंजीनियरों समेत लगभग 250 मजदूर राम मंदिर निर्माण के कार्य में तेजी से जुटे हुए हैं। वहीं जब राम मंदिर का गर्भगृह आकार लेगा तो मजदूरों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। ऐसे में मंदिर की पश्चिम दिशा में रिटेनिंग वॉल का निर्माण काम चल रहा है। ऐसे में मंदिर से 25 मीटर की दूरी पर तीनों ओर से रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया जाएगा। चंपत राय ने बताया कि इस काम में लगे इंजीनियरों का भी मानना है कि भारत में शायद ही किसी मंदिर की नींव के निर्माण में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया हो। उन्होंने कहा कि तकनीक व भव्यता के लिहाज से राम मंदिर देश के चुनिंदा मंदिरों में से होगा। सबसे पहले राम मंदिर का गर्भगृह होगा, फिर गृह मंडप होगा जो कि पूरी तरह से पैक रहेगा, जबकि कीर्तन मंडप, नृत्य मंडप व रंग मंडप का क्षेत्र खुला होगा। वहीं फर्स्ट फ्लोर में राम दरबार होगा। 3 मंजिला मंदिर में लगभग 400 खंभे होंगे जो कि नक्काशी युक्त होंगे। वहीं अन्य लोगों से बातचीत में पता चला कि राम मंदिर का स्ट्रक्चर वंशी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों से बनेगा। ऐसे में 3 मंजिला मंदिर में करीब 4.50 लाख घन फुट पत्थर लगेंगे, जिनकी आपूर्ति शुरू हो चुकी है। गौरतलब है कि अब तक 20% पत्थरों की आपूर्ति हो चुकी है। ऐसे में ये पत्थर सीधे राजस्थान से तराश कर लाए जा रहे हैं। इसके लिए वहां 3 कार्यशाला चल रही है। इस दौरान अयोध्या की कार्यशाला में भी पत्थरों पर नक्काशी का काम करने में कारीगर जुटे हुए हैं। इसके अलावा बताया गया कि राम मंदिर का परकोटा करीब 60 फीट ऊंचा होगा, जहां पर 350 फीट लंबा व 250 फीट चौड़ा प्रदक्षिणा मार्ग भी होगा। साथ ही परकोटे में भारतीय संस्कृति, धार्मिकता को दर्शाती तरह तरह की नक्काशी भी की जाएगी, जो राम मंदिर कैंपस की भव्यता को बढ़ाएगी। इस दौरान परकोटे में माता सीता, लक्ष्मण, गणेश सहित अन्य देवी देवताओं के 6 मंदिर भी स्थापित होंगे। और अब बढ़ते हैं अपनी 5वीं यानी कि आखिरी खबर की ओर। श्री काशी विश्वनाथ धाम को नव्य भव्य स्वरूप देने के बाद अब गर्भगृह की दीवारों को स्वर्ण मंडित कराया जाएगा। इसमें स्वर्ण शिखर के नीचे की बाहरी की दीवारों पर भी सोने के पत्थर मढ़े जाएंगे। साथ ही बैकुंठ महादेव का शिखर भी स्वर्ण मंडित यानी कि गोल्ड प्लेटेड होंगे। इसके लिए मिल रहे प्रस्ताव को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने गर्भगृह की भीतरी व बाहरी दीवारों की नापजोख करानी शुरू कर दी है।
उम्मीद की जा रही है कि इस काम में करीब 50 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। दीवारों का वार वाहन क्षमता परखने के लिए BHU, IIT के विशेषज्ञों और CBRI से परीक्षण कराया गया है। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ नई जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।